हमारा अगला टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव, या फिर इसको लिखते हैं वैद्युत द्विध्रुव। दोनों ही सही हैं। वैद्युत द्विध्रुव, इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। ये क्या होता है? ऐसा निकाय जिसमें दो समान परिमाण तथा समान परिमाण के विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर, ये जरूरी नहीं है कि अल्प दूरी हो, बस ऐसा निकाय होना चाहिए कि दो समान परिमाण के हों लेकिन विजातीय आवेश हों। मतलब एक प्लस है तो एक माइनस होना चाहिए, तभी वो द्विध्रुव बनेगा, ठीक है। अल्प दूरी पर रखे हों वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। ठीक है। मान लिया एक बिंदु आवेश यहाँ पे है, एक बिंदु आवेश यहाँ पे है, इनके बीच की दूरी है 2L। हम लोग सुविधा के लिए 2L लिख रहे हैं, हम लोग L भी लिख सकते हैं, आपको बाद में पता चलेगा कि हम लोग 2L क्यों लिखे हैं। एक आवेश है -Q, दूसरा आवेश है +Q। ओके, एक गलती है यहाँ पे, करेक्ट कर लीजिएगा। विजातीय बिंदु आवेश, ध्यान रखिएगा, हम लोग केवल बिंदु आवेश को ही पढ़ रहे हैं। जब बिंदु आवेश नहीं रहेगा तो सब कुछ बदलेगा, वो हम लोग देखेंगे कैसे बाद में अगर आएगा तो इस निकाय को, जिसमें कि दो समान परिमाण के, ये इनका परिमाण समान है, दोनों Q आवेश ही हैं, लेकिन एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है और दोनों एक अल्प दूरी पे रखे हुए हैं 2L पे, तो इस निकाय को हम लोग कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव, ठीक। चलिए, अब इसी में अगला टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण, आघूर्ण के बारे में आप लोगों ने कक्षा 11 में पढ़ा है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। ओके, इसको अलग कर देते हैं, इस फिगर का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो इसको जानने के पहले हम लोग एक बार रिपीट कर लेते हैं कि आघूर्ण क्या होता है, ताकि इसको समझने में आप लोगों को आसानी हो जाए। मोमेंट, एक बार आप लोग कॉपी खोल के अपनी देख लीजिएगा कि मोमेंट के बारे में क्या बताया गया है, ठीक है। तो इसमें बताया गया है आपको, किसी भौतिक राशि, भौतिक राशि क्या होती है जिसको हम लोग माप सकते हैं। किसी भौतिक राशि का आघूर्ण उस राशि के परिमाण तथा उसकी क्रिया रेखा की मूल बिंदु से लंबवत दूरी के गुणनफल के
बराबर होता है। ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है। तो यहाँ पे हम लोगों को निकालना है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को निकालना है। यहाँ पे क्या है, भौतिक राशि आवेश है, भौतिक राशि, ठीक है। तो अगर हम लोग इसका आघूर्ण निकालना चाहते हैं तो या तो इस आवेश पर निकालेंगे या तो इस आवेश पर निकालेंगे। अगर हम लोग इस आवेश पर निकालते हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा, तो इसकी क्रिया रेखा की दूरी कितनी है, ये यहाँ पे वर्क कर रहा है। और ऐसे केस में मूल बिंदु हम लोग दूसरे आवेश पर ही मानते हैं, तो यहाँ से दूरी कितनी हो जाएगी 2L। तो हम लोगों को करना क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होगा आवेश का परिमाण गुणे दूरी, बस इतना ही। तो यहाँ पे क्या है, आवेश का परिमाण है Q, दूरी है 2L। मैं इधर लिख देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन न रहे। इधर भी लिख सकते हैं 2LQ लिखिए या 2QL लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और इसको प्रदर्शित करते हैं P से। एक और बात, यह एक सदिश राशि है, हमेशा ध्यान रखिएगा, सदिश राशि है तथा परिपाटी के अनुसार, परिपाटी क्या होता है, मैं बताया था कन्वेंशन मतलब ये मान लिया गया है। परिपाटी के अनुसार, अब ये सदिश राशि है तो इसकी कुछ तो दिशा होगी ना, तो इसकी दिशा तो हम लोग यहाँ से भी दूरी मान सकते हैं, यहाँ से भी दूरी मान सकते हैं। मैं अभी बताया कि आघूर्ण कैसे निकाल सकते हैं, या तो यहाँ पे निकाल सकते हैं या तो यहाँ पे, लेकिन हमको एक निश्चित दिशा रहनी चाहिए, तब तो हम लोग कहीं भी इसको सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी एक परिपाटी बनाई गई है, एक कन्वेंशन दिया गया है कि परिपाटी के अनुसार द्विध्रुव आघूर्ण P की दिशा ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर होती है। ओके, अर्थात हम लोग लिख सकते हैं P बराबर 2L, L को अब वेक्टर दिखाएंगे Q, और दिशा दिखाने के लिए एक और फिगर बना देते हैं, ये Q, ये -Q, ये +Q, दिशा इधर की तरफ। हमेशा याद रखिएगा -Q से +Q की तरफ डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है। ओके, इतना समझ में आया। हमारा अगला टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, चलिए निकालते हैं। हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई विद्युत द्विध्रुव है तो उसमें दो बिंदु आवेश होंगे जो कि विजातीय होंगे, एक -Q का होगा तो एक +Q का होगा। सुविधा के लिए हम मान लेते हैं कि इनके बीच की दूरी 2a है। अब यहाँ पे आपको पता चलेगा कि हम लोग क्यों 2a मान रहे हैं। और अगर हम लोग इसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना चाहें तो यहाँ पे दो स्थितियाँ संभव हैं। सबसे पहली स्थिति क्या है, पहली स्थिति है कि अक्षीय स्थिति में हो बिंदु, अक्षीय स्थिति में हो, क्या हो, एक्सियल पोजीशन।
अब देखते हैं कि एक्सियल पोजीशन क्या है। तो इसको जानने के लिए पहले ये जान जाइए कि अक्ष, विद्युत द्विध्रुव की अक्ष क्या होती है। द्विध्रुव की अक्ष किसे कहते हैं ये पहले जान लेते हैं। एक्सिस ऑफ डाइपोल। तो किसी द्विध्रुव में दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को द्विध्रुव की अक्ष कहते हैं। ठीक है, मतलब ये रेखा जो माइनस क्यू को और प्लस क्यू को मिला रही है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, अक्ष कह रहे हैं। और हम लोगों को निकालना है अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु हो, उस पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। ठीक, तो ये अक्ष है, यानी कि इसकी स्थिति में मैं मान लेता हूँ यहाँ पे एक बिंदु है S, जिसकी इसके मध्य बिंदु से दूरी कितनी है, R। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमने मध्य बिंदु से दूरी पता कर लिया, तो हमको इस आवेश से दूरी पता करना रहेगा, तो R में से केवल A घटा देंगे। नहीं तो यहाँ पे अगर खाली A मानते तो A/2 करना पड़ता, तो यहाँ पे R में से A/2 घटाना पड़ता, तो घटाने में थोड़ा समस्या हो जाता। उसी समस्या से बचने के लिए हमने पहले से इसको 2A मान लिया है। ओके, चलिए ठीक है। तो अब हमको पता करना है कि बिंदु S पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो हम लोग इसको निकाल सकते हैं कि बिंदु S पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। परिणामी की तीव्रता जो होती है दोनों आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र के सदिश योग के बराबर होगी। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि ढेर सारे आवेशों किसी निकाय में और किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना हो तो सदिश योग कर दिया जाएगा, तो हम लोग वही इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। तो बिंदु S पर विद्युत क्षेत्र E बराबर होगा E प्लस क्यू के कारण प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू के कारण। ठीक है, सदिश योग के बराबर होगा। एक और बात, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर हम लोग जो दिशा दिखाते हैं उसकी दिशा होती है द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा। तो हम लोग इसकी दिशा दिखाने के लिए P कैप का इस्तेमाल कर सकते हैं ना, क्योंकि एक्सियल पोजीशन में माइनस क्यू से प्लस की ओर की दिशा द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा को बताती है, तो हम लोग इसीलिए उसी को यूज़ करेंगे दिशा के लिए। ओके, बराबर, तो इसका मान बताइए कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे प्लस क्यू है तो प्लस क्यू बटा अब R²। प्लस क्यू से S की दूरी कितनी है, R में से A घटाया। ठीक, तो R - A का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, और माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे रखेंगे माइनस क्यू, तो माइनस को हम पहले ही लिख देते हैं। ठीक है, अब इसकी दूरी कितनी है, माइनस क्यू से इसकी दूरी कितनी होगी, R + A, क्योंकि ये 2A है और ये बीच में से इसकी दूरी R दिया हुआ है, यानी कि ये A है तो R + A। तो यहाँ पे लिख देंगे R + A का होल स्क्वायर। एक चीज़ छूट गया है, यहाँ पे सदिश दिखाया है तो सदिश की दिशा भी तो बतानी पड़ेगी, और दिशा क्या होगी, इसकी दिशा देखिए दूर की तरफ, प्लस क्यू वाले से दूर की तरफ होती है, यानी कि P कैप की दिशा में। तो यहाँ पे P कैप लिख लिया। ओके, इधर के यहाँ से कितना होगा, इधर की दिशा में, ये क्या कौन सी दिशा है, -P की दिशा। तो यहाँ पे पहले से ही माइनस है, तो यहाँ पे माइनस दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे केवल P कैप लिख देना है, हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब देखते हैं आगे। अतः E बराबर क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और P कैप को मैं कॉमन ले लिया, तो कोष्टक में बचेगा 1/R - A का स्क्वायर माइनस 1/R + A का स्क्वायर, इतना बचेगा। अब इसको घटा दीजिए, जितना आएगा वही आंसर होगा, घटाना तो आप लोगों को आता ही है। Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P कैप, नीचे की तरफ कॉमन
हो जाएगा आर माइनस ए का स्क्वायर आर प्लस ए का स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा आर प्लस ए का स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा, इसको गुणा कर देना है। आर माइनस ए आर प्लस ए का होल स्क्वायर कर सकते हैं, तो आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए कितना हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कैप। इसको जल्दी जल्दी गुणा भाग करिएगा तो ये हो जाएगा 4 RA बटा नीचे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे, बिंदु एस पर। अब देखिए यहाँ पे यदि आर जो हो बहुत बड़ा हो ए के सापेक्ष में, तो ये क्या कह रहा है, आर बहुत बड़ा हो ए के सापेक्ष में। इसका क्या मतलब होता है, मैं मान लिया कि ए जो है 1 मीटर है और आर जो है 1 किलोमीटर है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 किलोमीटर रखेंगे, 1 किलोमीटर का मतलब 1000 का होल स्क्वायर करेंगे, माइनस ये ए स्क्वायर को 1 मीटर रखेंगे, 1000 का स्क्वायर में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं। इसका मतलब इसका इफेक्ट 0 है, तो इसको 0 कर सकते हैं हम लोग, इसको हटा देते हैं। ठीक, अब इसको हटा दिया तो केवल आर स्क्वायर बचा और उसका स्क्वायर, मतलब आर की घात 4 नीचे हो गया, ऊपर एक आर है तो वो कट जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा, आर क्यूब। तो इसका मतलब है कि ई बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 4a बचा है तो ऊपर लिखते हैं 4QA बटा ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रहेगा, यहाँ पे बचा है आर क्यूब, ये पी के पहले से है तो पी के पहले से, तो ई का मान हो जाएगा इतना, कब, जब ये आर होगा बहुत बड़ा ए से। ओके, तो ये तो हो गया एक्सियल पोजीशन में अगर किसी पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो ये उसका फार्मूला हो गया। आप फार्मूला याद भी रख सकते हैं लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, निकालना आ गया तो सब कुछ आ गया। ओके, दूसरी स्थिति है निरक्षीय स्थिति अथवा इसी को कहते हैं विषुवतीय तल पर स्थित बिंदु के लिए। सीधी बात ये है, इसको इंग्लिश में कहते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन और फॉर पॉइंट्स ऑन इक्वेटोरियल प्लेन। ओके, ये कैसा होता है, तो निरक्षीय स्थिति में केवल आपको एक ही स्थिति पढ़नी है। निरक्षीय का मतलब कि जो स्थिति अक्ष पर न हो, तो निरक्षीय में केवल एक ही स्थिति पढ़नी है कि अगर एक द्विध्रुव है, ये -q और +q, ओके, तो इसके ठीक मध्य बिंदु से ऊपर की तरफ r दूरी पर कोई बिंदु है, मान लेते हैं s। अगर P दिखाएंगे, बिंदु P दिखाएंगे तो समस्या हो जाएगी क्योंकि डाइपोल मोमेंट भी P होगा। ओके, तो इस बिंदु पर इस द्विध्रुव के कारण हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है। तो जैसा कि पहले ही आपको पता है कि ये 2a लंबाई है, तो यहाँ पर a हो जाएगा, ये भी a हो जाएगा। ओके, तो -q से इस बिंदु की दूरी कितनी होगी, मैं मान लेता हूँ x है, तो x स्क्वायर का मान होगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ से भी समान दूरी होगी, क्योंकि मध्य बिंदु से कोई भी मध्य बिंदु से लंबवत, इसको लंबवत मानते हैं, ठीक है,
एक ही स्थिति पढ़नी है आपको कि द्विध्रुव के मध्य बिंदु से लंबवत में कोई भी बिंदु स्थित है, उस बिंदु पर हमको ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र। तो लंबवत में कोई भी बिंदु होगा इन दोनों आवेशों से समान दूरी पर होगा। तो ये x मैंने माना है तो ये भी x होगा, यानी कि यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ही आएगा। अब हम लोग यहाँ पर विद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं। तो माइनस क्यू, हम लोग जानते हैं कि माइनस क्यू के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र उसकी ओर होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन खींचते हैं तो हमको पता है पहले से कि माइनस के लिए उसकी ओर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। ओके, प्लस क्यू के कारण इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र होगा ठीक इधर की तरफ होगा, इसी रेखा में होगा, ये इसी रेखा में होगा। ओके, अगर ये कोण हम लोग थीटा मान लें तो ये कोण कितना होगा, 2 थीटा होगा। कैसे 2 थीटा होगा, देखिए ये कुल कोण मिला के यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा कोण 180 अंश का है, इतना तो पता है। ओके, तो अब देखिए ये थीटा है, ये कितना है, ये थीटा है, ये भी थीटा है, क्योंकि समान दूरी पर है तो ये समान भुजाओं के सामने के कोण समान होते हैं। आप लोगों ने त्रिभुजों के गुण में पढ़ा होगा। तो ये थीटा, तो ये कितना होगा 180 माइनस थीटा, तो ये कितना होगा, सॉरी 180 माइनस 2 थीटा ये है, तो ये कितना होगा, टोटल 180 में से 180 माइनस 2 थीटा घटाना है तो आएगा क्या, 2 थीटा आ जाएगा। ओके, अब देखिए ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, आवेश बराबर हैं, दूरी बराबर है, यानी कि विद्युत क्षेत्र का परिमाण तो पक्का है कि बराबर होगा। मैं मान लेता हूँ कि ये विद्युत क्षेत्र इधर की तरफ प्लस क्यू के कारण है, ये इधर की तरफ विद्युत क्षेत्र माइनस क्यू के कारण है। तो दोनों का परिमाण बराबर है, और परिमाण बराबर होने पे जो इसका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, जो परिणामी विद्युत क्षेत्र आएगा, वो ठीक थीटा कोण पे आएगा। थीटा कोण पे आएगा ना, क्योंकि आपको पता है tan अल्फ़ा परिणामी की दिशा हम लोग tan अल्फ़ा निकाल सकते हैं b साइन थीटा बटा a प्लस बी कास थीटा। इसमें आप रखिएगा a और b बराबर, मतलब परिमाण बराबर हैं, तो ये कट जाएगा 1 प्लस कास थीटा ये, तो आप निकालेंगे अल्फ़ा बराबर थीटा बाई 2। आप देखेंगे तो यहाँ पे थीटा कितना है 2 थीटा, तो थीटा बाई 2 कितना थीटा, यानी कि कितना होगा, परिणामी की दिशा कहाँ होगी, थीटा पे होगी। अच्छा, और एक बात देख लीजिए, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर किसकी दिशा है, डाइपोल मोमेंट की दिशा। और ये देखिए थीटा है, ये थीटा है, यानी कि ये एकांतर कोण है, यानी कि ये रेखा इस रेखा के समांतर है। ओके, तो ये दिशा P की है और इसके ठीक विपरीत दिशा में क्या है, परिणामी क्षेत्र है। तो ये क्या दिशा दिखाएगा, माइनस पी कैप दिशा दिखाएगा। ओके, अब हमारे पास एक सदिश से इधर, एक सदिश से इधर, और इस रिजल्टेंट से कोण है थीटा। तो हम इसको घटकों में वियोजित कर सकते हैं। अगर घटक इसका निकालेंगे तो बहुत सारा यहाँ पे लिखा गया है, तो मैं अलग लिखता हूँ। तो इस वाले का घटक होगा ई माइनस क्यू कास थीटा इस दिशा में, तो इस दिशा का दिशा है माइनस पी कैप। ओके, और इसके कारण जो घटक होगा, प्लस क्यू के कारण जो घटक होगा वो कितना होगा, ई प्लस क्यू कास थीटा, इसका भी है कास थीटा, और ये भी माइनस पी कैप की दिशा में, तो माइनस पी कैप। और लंबवत घटक देखिए किधर जाएगा, इसका वाला जाएगा ऊपर की तरफ, ओके साइन थीटा वाला, और इसका वाला नीचे की तरफ आएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि उसके कारण यहाँ पे कोई विद्युत क्षेत्र नहीं आएगा। तो हम लोगों के पास क्या बचा, दो घटक बचे हैं खाली, और दोनों ही क्षैतिज घटक हैं। ठीक है, ये एक सदिश है तो इसका एक क्षैतिज घटक होगा, इसका एक अभिलंबवत घटक होगा। इसी तरह से ये एक सदिश है, इसका एक क्षैतिज घटक होगा, इसका एक अभिलंबवत घटक होगा। अभिलंबवत घटक दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो इसके कारण यहाँ पर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं आएगा। लेकिन एक परिणामी विद्युत क्षेत्र बच रहा है, किसके कारण, क्षैतिज घटक के कारण। तो अब हम लोग नीचे लिख सकते हैं कि चित्रानुसार
स्पष्ट है कि द्विध्रुव के अभिलंबवत घटक द्विध्रुव के कारण अभिलंबवत घटक, इसको गलत हो गया थोड़ा सा। द्विध्रुव के कारण बिंदु S पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत घटक एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं तथा क्षैतिज घटक संयोजित हो जाते हैं और परिणामी की दिशा माइनस पी कैप के अनुदिश हो जाता है। अतः देखिए पी कैप की दिशा इधर है, तो यानी कि माइनस पी कैप की दिशा किधर, इसके ठीक उल्टा, और ये माइनस पी कैप की दिशा है, ठीक। अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र E बराबर माइनस क्यू के कारण कास थीटा पी कैप, और दूसरा माइनस E प्लस क्यू के कारण कास थीटा पी कैप हो जाएगा, बराबर इसमें से हम लोग कॉमन ले सकते हैं माइनस कास थीटा पी कैप, क्या बचेगा E। अब देखिए यहाँ पे हम लोग वेक्टर नहीं दिखा रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये परिमाण है, और यहाँ पे वेक्टर की दिखाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे इस्तेमाल किया यूनिट वेक्टर का। ओके, तो यहाँ पे केवल परिमाण है, माइनस क्यू प्लस E प्लस क्यू, कितना हो जाएगा ये, माइनस कास थीटा पी कैप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, एप्सिलॉन नॉट परिमाण है तो यहाँ पे माइनस नहीं रखेंगे, Q/x²। देखिए यहाँ पे r नहीं है, यहाँ पे दूरी कितनी है, x², तो x² का रखेंगे तो यहाँ पे आएगा ये होगा r² प्लस a² प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर भी परिमाण ही है तो r² प्लस a², क्योंकि x² दोनों के लिए बराबर है। ओके, तो ये बराबर हो जाएगा, ये दोनों बराबर, तो यानी कि 2 गुना हो गया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस 2q पी कैप बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² प्लस a² कास थीटा। अब कास थीटा का मान निकालना है। देखिए थीटा यहाँ पे है, कास थीटा का मान निकालेंगे, आधार बटा कर्ण, मतलब a बटा r² प्लस a², कोई दिक्कत नहीं है, रख दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे रखेंगे हम लोग माइनस 2q पी कैप बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² प्लस a² इंटू कास थीटा का मान होगा a बटा x। ओके, तो x का मान रखेंगे तो हो जाएगा कर्डी में r² प्लस a², और यहाँ पे r² प्लस a² पहले से है तो तेज़ी से गुणा भाग कर देते हैं, ये आएगा E बराबर माइनस
2Q, ये A आ गया यहाँ पे, A बटा 4 पाई एप्साइलन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में गुणा करना है, करड़ी में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। दिशा पहले से यहाँ पे पी कैप है, पी कैप, और ये कंप्लीट। और यहाँ पर भी एक कंडीशन आएगी, कंडीशन ये होगी कि यदि यहाँ पर भी r बहुत बड़ा हो a से, तो e का मान कितना होगा, e का मान कितना, a हो जाएगा 0 के जैसे, और यहाँ पे r स्क्वायर ही रहेगा और ऊपर पावर है 3/2, यानी कि गुणा हो जाएगा 3/2, 2 से 2 कैंसिल, r³ हो जाएगा ये। ओके, ये जब r³ हो जाएगा तो ऊपर तो 2QA पहले ही से है, नीचे से आ गया आंसर। तो किताब में आप लोग देख लीजिएगा अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो ये आएगा -2QA बटा 4 पाई एप्साइलन नॉट r³ पी कैप। ओके, सॉल्व करना आ गया होगा मेरे ख्याल से, तो ये आंसर आ जाएगा। तो अगर आप लोगों को सॉल्व करना आ गया है तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे। ओके।